प्रभु जी बहुत दूर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं। नीचे वाले हरि बोल बोले, ऊपर वाले नहीं बोले। अभी ऊपर वाले बोले, नीचे वाले नहीं बोले। पहले माला लेकर के प्लीज। तो अभी प्रभु जी को फेलिसिटेट, वो भगवान का प्रसादी माला दिया जाएगा। और अगर हाथ ताली रुक गया सही है, खौफ बने रहना चाहिए, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। हरि और अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि सदराम को एक गमछा भी है, वो प्लीज प्रभु जी को ऑफर करें। और अगर किसी का हाथ ताली बंद हुआ तो मैं कूद जाऊंगा यहां से। हरि ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा लाउडली प्लीज, जोर से सभी बोलिए हरे कृष्णा। ओके, थैंक यू। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है स्पिरिचुअल लाइफ में। और ना केवल स्पिरिचुअल लाइफ में, आप किसी भी फील्ड की क्यों नहीं हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, चाहे आप गृहिणी हैं, हर परिस्थिति में आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज के टॉपिक का नाम है द आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। लिया तो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। आप में से कुछ लोगों ने डिसीजन लिया होगा कि हम समय से पहुंचेंगे, क्योंकि समय से पहुंचेंगे तो नीचे बैठ पाएंगे ना। ऊपर भी बहुत सुंदर सुंदर भक्त बैठे हैं, लेकिन अंधेरा बहुत है, दिख नहीं रहे, आवाज भी नहीं आ रही है। यस, बैठे हैं। यस, तो आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेने की कला, चॉइसेस लाइफ में बहुत जरूरी है, ये बात समझिएगा। देखो, अल्फाबेट तो सबको आते होंगे ना, ए बी सी डी। अब ध्यान से समझिए इसको, बी और डी के बीच में क्या आता है? बोल भी नहीं रहे सब। ओके, तो फिर लगता है हमें ABCD की पहले क्लासेस लेनी पड़ेगी। तो कॉन्फिडेंस नहीं है, साथ वाले से पूछ रहे हैं क्या आता है यार। बी और डी के बीच में क्या आता है? सी आता है। तो उसी प्रकार से बर्थ और डेथ, बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ, बर्थ और डेथ के बीच में आता है सी। सी का मतलब है चॉइसेस, क्या करें। और आजकल क्या है, लोगों के जीवन में दो चीजें होती हैं, या तो इनडिसीजन की स्टेज पर होते हैं। इनडिसीजन मतलब क्या निर्णय लें, इसे कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू क्लियर ही नहीं होता। और सेकंड है रॉन्ग डिसीजन लेना, जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं हम लोग। जैसे मैं आपको एक बहुत सुंदर सी स्टोरी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही बड़ा शराबी था। आप किसी शराबी व्यक्ति को जानते हैं? ठीक है, तो उसके बारे में एज्यूम मत कीजिएगा, उनका चिंतन मत कीजिएगा। बस सिर्फ मैंने इतना पॉइंट बोला है कि उस शराबी का चिंतन मत करना, इसका आंसर भी मैं बाद में दूंगा आपको, ठीक है। तो मान लीजिए एक शराबी था और उसके दो बच्चे थे। तो ये शराबी ना शराब पी पी के इसने ना केवल अपना लीवर खराब किया, इसने अपने शरीर के कई अंग खराब कर दिए पी कर। और ऐसी बीमारियां हो गई इससे कि एक दिन मर गया। अब इसके दो बेटे थे। पहला बेटा बहुत शराब पीने लगा, अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलने लगा, और दूसरा बेटा बिल्कुल शराब नहीं पीता था। एक बार एक प्रेस रिपोर्टर ने दोनों को बुलाया।
प्रेस रिपोर्टर ने पहले वाले से पूछा कि तुम इतना शराब क्यों पीते हो? बोला मैं क्या करूं, मैंने बचपन से अपने पिताजी को देखा शराब पीते हुए। वो सुबह शराब पीते थे, ब्रेकफास्ट में, लंच में वो शराब पीते थे, डिनर में वो शराब पीते थे। जब खुश होते थे तो पीते थे, जब दुखी होते थे तो पीते थे, और जब न्यूट्रल भी होते थे तो भी। तो बोला मैंने हमेशा अपने पिताजी को पीते हुए देखा है, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए मैं भी पीता हूं। अच्छा, दूसरे बच्चे से पूछा कि तुम क्यों नहीं पीते? बोला मैंने अपने पिताजी को देखा था, मेरे पिताजी ने शराब पी पी के ना केवल अपना शरीर खराब किया, अपना पैसा भी खराब कर दिया, अपने मन का सुख भी खराब कर दिया, अपने सारे संबंध भी खराब कर दिए। इसलिए मैंने निर्णय लिया कि मुझे शराब नहीं पीनी। अब सिचुएशन समझिए, एक दोनों के एक ही पिता थे ना, लेकिन एक व्यक्ति ने चॉइस क्या ली कि मुझे शराब नहीं पीनी, और एक ने क्या ली कि मैं शराब के बिना नहीं रह सकता। तो लाइफ कितनी अच्छी होगी ये डिपेंड करता है आप चॉइसेस कैसी लेते हैं, आपका निर्णय कैसे है, ये बहुत निर्भर करता है। अब मान लो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके एरिया में बोंगाई गांव में 2 डॉक्टर हैं और आप बीमार हैं, तो आपको दोनों में से एक डॉक्टर के पास जाना है। मैं पहले डॉक्टर्स के बारे में बता देता हूं आपको। पहले वाला जो डॉक्टर है ये जर्नल फिजिशियन है, मतलब ठीक है छोटा मोटा इलाज कर लेता है, लेकिन बहुत एक्सपर्ट नहीं है, तजुर्बा इसका बहुत बड़ा नहीं है। दूसरे वाला जो डॉक्टर है वो लंदन रिटर्न है, अच्छे से पढ़ाई करके आया है। अब बताइए आप दोनों में से किसको चूज करेंगे? जो लंदन रिटर्न है इसको चूज करेंगे ना, क्योंकि ये ज्यादा एक्सपर्ट है। अच्छा, अब इस सिचुएशन को थोड़ा मैं चेंज करता हूं। थोड़ी अफवाह फैल गई है उस एरिया में कि ये जो लंदन रिटर्न है ना, ये लंदन रिटर्न क्या करता है, जो लोग इससे इलाज करवाने के लिए जाते हैं उनकी एक किडनी निकाल लेता है। अब बताइए आप दोनों डॉक्टर में से किसके पास जाएंगे? जर्नल फिजिशियन के पास जाएंगे आप, ठीक है? क्योंकि लाइफ में सही चॉइस लेना, सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। आजकल स्पेसिफिकली यंगस्टर्स के अंदर ये प्रॉब्लम देखी जाती है कि वो कंफ्यूज हैं, स्ट्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड हैं, और जिन चीजों की वो शेल्टर लेते हैं उन चीजों से वो और कंफ्यूज होते हैं, और स्ट्रेस होते हैं, और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम और यू वांट टू बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। आपको समाधान का पार्ट बनना है या और बड़ी समस्या का पार्ट बनना है। जैसे कभी कभी घर पे कलेश होता है, किसी की बात पसंद नहीं आई, तो लोग क्या करते हैं, लड़ते हैं आपस में। ऐसी स्थिति पे उनके पास 2 डिसीजन होते हैं। पहला, छोटी सी बात थी उसको सह लो। दूसरा, उस लड़ाई को बढ़ाओ बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, और जब बढ़कर बहुत बड़ी हो जाए उसके बाद उसको सह लो। तो दोनों में से कौन सा सहना बेटर था? पहले वाला सहना बेटर था। लेकिन आजकल हम फैमिली में क्या करते हैं, रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। तो चाहे फैमिली हो चाहे प्रोफेशन हो, प्रोफेशन में भी लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं, स्कूल स्टूडेंट्स भी ऐसे डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उनको सही से डिसीजन लेना नहीं आता। ऐसे एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक बार की बात है कि रोल्स रॉयस नामक गाड़ी जो है, जो कि हम सब जानते हैं कि लग्जरी कार्स में सबसे बेस्ट है, ये गाड़ी सेल पर थी और खरीदने के लिए 2 कंपनी सामने आई, वॉक्सवैगन और BMW। तो वॉक्सवैगन ने ये रोल्स रॉयस कार, इसकी कंपनी, इसका ब्रांड, इसका सब कुछ उन्होंने खरीद लिया $780 मिलियन में। लेकिन जब उन्होंने सब कुछ खरीद लिया तब बाद में उनको ये बात पता लगी कि उनसे डिसीजन लेने में गलती हो गई, कि उन्होंने उनका सारा इक्विपमेंट, कंपनी, लेबर इत्यादि सब कुछ खरीद दिया, लेकिन नाम यूज करने का जो राइट है वो किसी और कंपनी के पास था, और उस कंपनी के पास जो सबसे बड़े शेयर होल्डर थे वो थी BMW। तो वॉक्सवैगन ने $780 मिलियन की कंपनी खरीदी, लेकिन उसके काम में नहीं आई। अल्टीमेटली कंपनी उसको BMW को बेचनी पड़ी, क्योंकि नाम यूज करने का राइट किसके पास था?
अब इतनी बड़ी सिचुएशन में एक गलती, एक गलत डिसीजन और सारा पैसा खराब, सारी प्लानिंग खराब। जैसे हम जानते हैं कि कई लोग भारत में आए, उन्होंने भारत को लूटा, भारत से कई चीजें लेके गए, धन इत्यादि, मणि रत्न इत्यादि बहुत कुछ लेके गए। ऐसे ही कई प्रकार के जो पौधे हैं वो भी भारत से लेके गए। तो एक बार टमाटर का पौधा जो था, देश का नाम नहीं बताएंगे, वो भारत से ले गए। अब हुआ क्या, थोड़े समय के बाद उस स्थान पर एक ऐसी बीमारी हो गई कि जितने लोग थे वहां पर, उनके अंदर विटामिन सी की डेफिशिएंसी होने लगी। टमाटर का पौधा उनके पास है, सबको विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो रही है, इस कारण से लोग मर रहे हैं। सारी फैसिलिटीज हैं उनके पास, सब कुछ है, लेकिन उनके साइंटिस्ट ने क्या बताया कि ये जो प्लांट है, इससे मुंह में फॉर्म क्रिएट हो सकती है और हो सकता है कोई व्यक्ति मर जाए। इस कारण से उनको प्रॉब्लम भी थी और उनके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी था, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज की वजह से अप्लाई नहीं कर पाए लाइफ में। तो पहला कारण, हम रॉन्ग डिसीजन क्यों लेते हैं, हम सही डिसीजन क्यों नहीं ले पाते, वो है लैक ऑफ नॉलेज। एक पेशेंट डॉक्टर के पास गया, वो जब पहुंचता है डॉक्टर की दुकान पर तो देखता है कि डॉक्टर आई नहीं है अभी, और उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और वो रो रहा है, उसको बहुत हर्ट हो रहा है। इतनी ही देर में डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर उसको चेक करते हैं, डॉक्टर कहते हैं 1 मिनट रुको। डॉक्टर अपना कबर्ड खोलते हैं, एक दवाई निकालते हैं, उसकी कुछ ड्रॉप्स डाल के उसको देते हैं, बोलते हैं ये पी लो, इससे आपका पेट दर्द ठीक हो जाएगा। तो पेशेंट भी वहां पर है और सॉल्यूशन, मेडिसिन भी वहां पर थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, लैक ऑफ नॉलेज, ज्ञान नहीं था। आजकल के यंगस्टर्स में भी यही प्रॉब्लम है, सब रैट रेस में भाग रहे हैं, कंपटीशन में भाग रहे हैं, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज है। और नॉलेज पता क्या करती है, ज्ञान क्या करता है, ज्ञान एक अग्नि की तरह है, फायर की तरह है। जैसे 1960 में लंदन में आग लग गई थी और एक बेकरी में आग लगी, इस कारण से कई हजारों बिल्डिंग जल गई थी, कई चर्च जल गई थी उनकी, कई शॉप्स जल गई थी। रीजन क्या थी, फायर, अग्नि। 20% लंदन उस समय का खत्म हो गया था। ये आग के अंदर शक्ति होती है कि आग कुछ भी कंज्यूम कर सकती है, और यही नॉलेज के अंदर पावर होती है कि हमारी इन डिसीजन की जो एबिलिटी है, जो हम सही निर्णय नहीं ले पाते, सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते, उसमें हमारे को स्ट्रेंथ देती है। इसलिए सही डिसीजन के लिए पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है नॉलेज। आज सब कंपटीशन में इतना भाग रहे हैं, इतनी बुक्स पढ़ते हैं, इतनी मटेरियल बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन उनको कोई नॉलेज देने वाला नहीं है कि साथ में हमें स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी चाहिए, कुछ ऐसी बुक्स जिससे हमें स्ट्रेंथ ऑफ माइंड मिले। क्योंकि माइंड का नेचर हम सब जानते हैं कि माइंड बहुत फ्लिकरी है। अभी आप यहां पर बैठे हैं और बैठे बैठे ही आपका ध्यान किसी भी चीज की तरफ चला जा सकता है। जैसे ये स्टोरी सुनाने से पहले एक पॉइंट आपको बोलूंगा कि जो सुनाने जा रहा हूं, कोई भी बंदर के बारे में नहीं सोचेगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं सोचना बंदर के बारे में। तो एक बार एक व्यक्ति एक साधु के पास जाता है और वो व्यक्ति साधु के पास जाके बोलता है कि साधु महात्मा, मुझे पता लगा कि आप ना बहुत सिद्धियां दे सकते हैं। अब बोला ये तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बोला नहीं, मैंने सुना है, ऐसा है, आप मुझे सिद्धि दीजिए। ये साधु ये सोचते हैं कि ये तो भाई हाथ पैर धोकर, नहा धोकर मेरे पीछे पड़ गया, इसको भगाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। बोला मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, इस मंत्र का जप करना, लेकिन बंदर के बारे में सोचा तो मंत्र का फल खराब हो जाएगा। आप में से तो कोई बंदर के बारे में नहीं सोच रहे ना। समझाऊंगा ये बात, ये पॉइंट समझाऊंगा आपको, है ना। क्योंकि जो हम चीज सोचते हैं ना कि मैं ये नहीं सोचूंगा, हम अल्टीमेटली वही सोच रहे होते हैं, और ये हमारे काम करने का, डील करने का तरीका ही खराब है। ये राइट वे ही नहीं है डील करने का, राइट वे डील करने का अलग है। ये व्यक्ति जब साधु के पास से आता है तो उसके बाद ये व्यक्ति अपने घर पर जाता है, कहता है जंगल में तो बंदर का ख्याल बहुत आ रहा है, कहीं किसी पेड़ से ना आ जाए, कुछ ना हो जाए, बहुत ख्याल आ रहा है, मैं यहां जंगल में तो तपस्या नहीं कर सकता। घर पर जाता है, घर पर जब बैठ के आंखें बंद करके मंत्र जप कर लगता है, चिंतन किसका आता है उसे,
बंदर का। नहाने के लिए जाता है, चिंतन किसका आता है? हर स्टेज पर उसको ध्यान किसका आ रहा है? बंदर का। क्योंकि उसने क्या सोच लिया कि मुझे बंदर के बारे में नहीं सोचना। आजकल के यूथ का डील करने का यही तरीका है। हम जो टेक्निक यूज करते हैं नेगेटिव थॉट्स को खत्म करने की, वो अपने आप में एक नेगेटिव थॉट है। अगर मेरे अंदर कुछ नेगेटिव थॉट आया और मैं ये सोचता हूं मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं सोचूंगा, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा, तो अल्टीमेटली हम वही करेंगे और उसी के बारे में सोचेंगे। तो 4 प्रकार के विचार में 4 प्रकार के थॉट्स होते हैं। पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स, इसके बारे में 2 सब जानते हैं। कौन से 2 होते हैं? सब रिपीट कीजिए। यस, एग्जैक्टली यस। हम थॉट्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तो 2 प्रकार के विचार नहीं होते, 4 प्रकार के विचार होते हैं। पॉजिटिव थॉट्स मतलब अच्छा सोचना, नेगेटिव थॉट्स मतलब गलत सोचना। इसके अलावा भी 2 थॉट हैं। लोग कहते हैं गलत मत सोचो, सही सोचो। 2 और विचार होते हैं, उनमें से एक है रूटीन थॉट। रूटीन थॉट मतलब घर पर क्या सब्जी बनानी है, ये सोचना जरूरी है या नहीं है? आज काम पर क्या लेके जाना है, ये सोचना जरूरी है या नहीं है? ये रूटीन थॉट्स हैं, ये जरूरी है। ये भक्तों के लिए भी सोचना जरूरी है। तो पॉजिटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स और तीसरा कौन सा है? रूटीन थॉट। चौथा भी होता है, उसका नाम है वेस्टफुल थॉट्स। लोग क्या है, कुछ भी सोचने लग जाते हैं, कुछ भी। वेस्टफुल थॉट्स में सबसे पहला आता है कंपैरिजन, तुलना करना। और आजकल देखा जाता है कि लोग तुलना बहुत करते हैं। माताएं अपने बच्चों की तुलना दूसरों के बच्चों से करती हैं। वो चोपड़ा जी के बच्चे को देख, कितना अच्छा पढ़ता है। वो चोपड़ा जी के बच्चे को देख, कितनी अच्छी नौकरी लग गई है। वो झा जी के बेटे को देख, वो इनके बेटे को देख। एक मां अपने बेटे को बार बार बोलती रहती थी, चोपड़ा जी के बेटे को देख, चोपड़ा जी के बेटे को देख, चोपड़ा जी के बेटे को देख। एक दिन चोपड़ा जी का बेटा एक लड़की लेके भाग गया। तो अभी तक मां बेटे के पास जाती थी, अब बेटा मां के पास जाके पूछता है कि मां देखना है चोपड़ा जी के बेटे को। कंपैरिजन, हम बिना किसी मतलब के तुलना करते हैं। अपनी तुलना पड़ोसी के साथ करेंगे। बोले यार उन्होंने तो बहुत बड़ी गाड़ी ले ली। गाड़ी ली, पड़ोसी ने, दुखी कौन? हम। ये चॉइस आपके पास थी, दुखी होना है या नहीं होना। आपने चूज किसको किया है? दुखी होना है। आपने चूज किया इसे। तो लाइफ में अगर मेरी लाइफ में ट्रबल्स आ रहे हैं, इसका रीजन मैं हूं, क्योंकि मैंने रॉन्ग चॉइसेस की हैं, रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं। अभी भी आप सबके पास चॉइसेस हैं कि आप ध्यान से सुनो या हाफ हार्टेड अटेम्प्ट दो। तो जो हाफ हार्टेड अटेम्प्ट देंगे वो हाफ हार्टेड ही लेके जा पाएंगे, क्योंकि अटेम्प्ट ही आधा दिया ना। लेकिन जो पूरा ठीक से सुनेंगे वो राइट नॉलेज अपने साथ ले जा पाएंगे। तो इसका मतलब जो रिजेक्टिंग अप्रोच है ये ठीक नहीं है। मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये रॉन्ग अप्रोच है। सही अप्रोच है मैं ये करूंगा। तो 4 विचारों में से कौन से अच्छे हैं? पॉजिटिव थॉट और रूटीन थॉट, वेरी गुड। और कौन से ठीक नहीं है? नेगेटिव थॉट और वेस्टफुल थॉट, वेरी गुड। तो मैंने इससे पहले आपको कुछ सोचने के लिए कहा था एक शराबी के बारे में। पता मैंने क्यों बोला था? क्योंकि जैसे ही हम किसी को बोलते हैं कि आपको ये नहीं करना, किसी शराबी के बारे में मत सोचिए, तो हम अल्टीमेटली किसके बारे में सोच रहे होते हैं? कई बार ना हम एनवी पे सेशन सुनते हैं, एंगर पे सेशन सुनते हैं, और एंगर पे सेशन सुनते सुनते ही एंगर आ रहा होता है। हिम्मत कैसे हो गई थी उसकी। मैं पिछली बार मेगा यूथ फेस्टिवल में गया था, सबको रसगुल्ला दिया, मेरी बारी में क्यों खत्म हो गया? गुस्सा आ रहा है उसको, अंदर ही अंदर उबल रहा है उससे। रिजेक्टिंग अप्रोच गलत अप्रोच है। रिप्लेस कीजिए पॉजिटिव अप्रोच से। मैं ये नहीं करूंगा, अगर ये सोचेंगे तो वही करेंगे। मैं ये सही करूंगा। जैसे मान लो एक लड़का रोड से जा रहा है और जाते जाते वो लड़का देखता है कि सामने से एक लड़की भी आ रही है। अब ये थोड़ा सा भक्त स्वभाव का लड़का, इसने लेक्चर सुने हुए थे
ये मन ही मन विचार करने लगा कि लड़की को घूरना नहीं है, ये एटिकेट वाइज भी ठीक नहीं है और ये असभ्यता है। अब ये चलता हुआ जा रहा है और मन ही मन सोच रहा है कि मैं इसकी और नहीं देखूंगा, मैं इसकी और नहीं देखूं, मैं नहीं देखूंगा कि इसने पिंक कलर की जैकेट पहनी हुई है, ब्लू कलर की जींस पहनी हुई है, मैं नहीं देखूंगा। हाँ, क्योंकि रिजेक्टिंग अप्रोच है ना, प्रेशराइज करेगी। जैसे आपने कभी ट्राई किया एक बॉल को पानी के अंदर दबाने की, आप बॉल को ना इसके अंदर हवा होती है, पानी के अंदर दबाने की कोशिश कीजिए, बहुत शक्ति लगती है और जैसे ही छोड़ते हैं ना ये उछल के बाहर आती है। बिल्कुल यही तरीका है रिजेक्टिंग अप्रोच का। अगर आप किसी चीज के लिए मना करते हो ना, ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ये और बड़ा रूप लेके आ जाती है। इसलिए कभी ये टेक्निक यूज नहीं करना डिसीजंस में, सही टेक्निक। सेकंड, हम समझ सकते हैं अर्जुन के एग्जांपल से। अर्जुन की कंडीशन भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे आज लोगों की कंडीशन है, कंफ्यूज, बिविल्डर्ड, भ्रमित थे कि क्या करूं क्या ना करूं, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे, मारूं या भाग जाऊं। अच्छा, ऐसी स्टेज पे उन्होंने क्या किया अर्जुन ने? उन्होंने कृष्ण की शेल्टर ली। इसका मतलब सेकंड वे सही डिसीजन लेने का यह है कि आपको सही व्यक्ति की शेल्टर लेनी पड़ेगी जो आपको बताए कि यह सही है और यह गलत है। आज क्या है संसार में, पहले हम कंफ्यूज और जिसकी शेल्टर लेते हैं वो हमारा भी बाप कंफ्यूजन में। तो जितनी हमारी कंफ्यूजन होती है ना, उसमें थोड़ा सा और मसाला डाल के वो और कंफ्यूज कर देता है हमारे को। गलती किसकी? आपकी। आपने रॉन्ग व्यक्ति की शेल्टर ली आपने। तो पहला अप्रोच को तो हम काट ही चुके हैं, रिजेक्ट नहीं करना, क्या करना है? रिप्लेस करना है। सेकंड अप्रोच कि जब भी हम कंफ्यूज हो, सही डिसीजन ना ले पा रहे हो, ऐसी स्टेज पे हमें ऐसे व्यक्ति से एसोसिएट करना है, ऐसे व्यक्ति की शेल्टर लेनी है जो हमें प्रॉपरली गाइड कर सके। तीसरा तरीका, भय, फियर। कई बार जब फियर वर्ड सुनते हैं ना, तो फियर वर्ड सुनते ही हमारे अंदर ना बहुत नेगेटिव आ जाता है। फियर का मतलब भय, मतलब ना ये एक नेगेटिव टर्म में है, ये सही एप्रोप्रिएट नहीं माना जाता। लेकिन एक बात आपको बताएं कि फियर भी एप्रोप्रिएट होता है। हर जगह ऐसा नहीं कि भय गलत होता है, कई जगह पर भय भी सही होता है। जैसे अगर आप रोड पर जा रहे हैं और आप रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, रैश ड्राइविंग करते हुए आपके मन में ख्याल आता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, धीरे चला। ये भय अच्छा है या खराब है? अच्छा है। आप ट्रैफिक लाइट जंप करते हैं, आपके मन में ख्याल आता है कि अरे ट्रैफिक लाइट जंप करी अगर मैंने तो चलान घर पर आ सकता है, कैमरास लग चुके हैं। ये भय अच्छा है गलत है? मैं स्कूल में कॉलेज में टाइमली नहीं जाऊंगा, अटेंडेंस नहीं रहेगी मेरी, तो मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, रोल नंबर नहीं मिलेगा। ये भय अच्छा है गलत है? अच्छा है। ऐसे ही हमें भी हमारी लाइफ में कई प्रकार के भय होते हैं। हालांकि बहुत सारे इसके अंदर लिखे जा सकते थे, मैंने 4 लिखे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला, फियर ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स। हमारे अंदर भय होता है कि गलती ना हो जाए, इस कारण से हम डिसीजन नहीं ले पाते, मेरे से गलती ना हो जाए, मेरे से गलती ना हो जाए, इस कारण से सही डिसीजन नहीं ले पाते हम। सेकंड है फियर ऑफ बेटर ऑप्शन। ये भय रहता है कि सोच लूं इससे बेटर ऑप्शन तो नहीं है कहीं कोई। जैसे कई बार ना शादी के बाद व्यक्ति ये सोचता है कि ये गलती कर दी शादी करके, थोड़ा रुक जाता ना तो बेटर ऑप्शन मिल जाती। 2 चीजों में मन में ख्याल आता है, एक विवाह में और एक मोबाइल में। हमेशा ये लगता है कि थोड़ा रुक जाते तो अच्छा मॉडल आ जाता। बेटर ऑप्शन। तीसरा है फियर ऑफ लूजिंग रिलेशंस। ये भय होता है डिसीजन लेने में कि संबंध ना छूट जाए। मान लो मैंने कोई डिसीजन लिया जो कि हार्श डिसीजन था, इससे मेरा संबंध ना खराब हो जाए। और चौथा है फियर ऑफ बीइंग वॉच्ड। मन में भय होता है कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, कोई मुझे देख रहा है, somebody is watching me, कोई मुझे देख रहा है। एक हॉलीवुड सॉन्ग भी था कि मुझे कोई देख रहा है। असली में जो हमें देख रहा है वो इस संसार का कोई व्यक्ति नहीं है, वो भगवान है जो हमें देख रहे हैं, हमारी एक्टिविटीज को देख रहे हैं। तो असली में जो हमें देख रहे हैं
वो हम रियलाइज नहीं करते कि भगवान हमें देख रहे हैं, लेकिन जो हमें देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, हम उनके बारे में सोचते रहते हैं। फियर ऑफ बीइंग वॉच्ड। तो ये डिसीजन लेने में ये 4 प्रकार के भय आते हैं। पहला भय है फियर ऑफ कमिटिंग मिस्टेक, फियर ऑफ बेटर ऑप्शन, फियर ऑफ बीइंग वॉच्ड एंड फियर ऑफ लूजिंग पीपल। तो फियर से ही मैं आपको फियर का सॉल्यूशन दूंगा। FEAR, मतलब F स्टैंड फॉर फेथ इन गॉड। रिपीट कीजिए, F फॉर फेथ इन गॉड। जब भी हमारे हृदय के अंदर भगवान को लेकर श्रद्धा होती है ना, हमें डर नहीं लगता। जैसे एक बार एक नवविवाहित जोड़ा, एक कपल एक जहाज के ऊपर गए, हनीमून पर जा रहे थे। तो जब जा रहे थे, समुद्र में बहुत तेज तूफान आ जाता है और जो जहाज था वो ऐसे ऐसे हिल रहा है और पानी छलक छलक के अंदर आ रहा है। उस समय जितने लोग उस जहाज पर थे, सब अपनी जान बचाने के लिए या तो कमरों में घुस गए या अपने आप को बांध रहे हैं किसी से। कुछ लोग डर के मारे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे को होल्ड करके बैठे हैं। ऐसी स्थिति में लड़की देखती है कि उसका जो हस्बैंड है वो बहुत ही आराम से बैठा हुआ है, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। थोड़ी देर के बाद जब तूफान शांत होता है तो पत्नी मुस्कुराते हुए अपने पति के पास जाती है और कहती है, इतना बड़ा तूफान आया हुआ था, सब लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे, भाग रहे थे, ऐसी परिस्थिति में भी आप इतना शांत बैठे हुए थे, कैसे? क्या कारण है? लड़का ये बात सुनता है, ये बात सुनकर निकल जाता है, अपने कमरे में चले जाता है और कमरे में जाकर एक तलवार लेके आता है और ये तलवार लड़की के सामने मयान से निकालता है, तेज घुमाकर लड़की के सर पर लाकर रोक देता है और लड़की से पूछता है, तुझे डर लग रहा है? लड़की कहती है, डरने वाली तो बात है, क्योंकि ये तलवार बहुत तेज है, इससे किसी को मारा जा सकता है, मारा नहीं काटा जा सकता है, लेकिन मुझे डर इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये तलवार आपके हाथ में है और आप मेरे सुहृद हैं, आप मेरे वेल विशर हैं, आप मुझसे प्रेम करते हैं, आप मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, इसलिए मुझे भय नहीं लग रहा। उसी प्रकार से उस लड़के ने बोला कि मुझे पता है कि भगवान मेरे सुहृद हैं, मेरे वेल विशर हैं, मुझसे प्रेम करते हैं, वो मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, इसलिए मुझे भी डर नहीं लग रहा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है पहला, फेथ इन गॉड, भगवान में श्रद्धा होना। एक बार एक छोटी सी नाव पर कुछ लोग नदी पार कर रहे थे और नदी पार करते हुए ना नाव में पानी भरने लगा। ये नाविक भागता भागता आया, कहता है, हम डूबने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, नाव में पानी बहुत तेजी से भर रहा है। सारे लोग घबरा गए। कुछ लोगों ने हनुमान चालीसा निकाल के हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी, कुछ लोगों ने मंत्र जप करना शुरू कर दिया। एक साधु नाव के किनारे पे बैठे हुए थे, कोने पे। इन्होंने नदी के अंदर से पानी लेके लोटे से नाव के अंदर डालना शुरू किया। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। सभी लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं, हमें लगता तो था कि साधुओं के थोड़े खिसके हुए होते हैं, ये तो पूरी तरीके से खिसके हुए हैं। एक तो नाव में पानी भर रहा है और ये और भरे जा रहे हैं नाव में पानी। कह रहे लेकिन अब तो क्या फायदा, हम तो डूब तो रही है, बोलने के क्या फायदा। इतनी देर में नाविक जो था वो खुशी खुशी भागता हुआ आता है, कहता है, हम नहीं डूब रहे, नाव में पानी भरना बंद हो गया है, हम बच गए हैं, वी आर सेव्ड नाउ। ये साधु जैसे ये बात सुनते कि नाव में पानी भरना बंद हो गया है, ये नाव के अंदर से पानी लेते हैं और बाहर डालते हैं। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम। लोग कहते हैं, भैया पूछना पड़ेगा इनसे क्या चक्कर है, ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो पूछने के लिए गए उनसे, बोला, साधु जी जब पहले नाव में पानी भर रहा था, हम डूबने वाले थे, तब आप अंदर डाल रहे थे, फिर पता लगा हम बच गए तो आप बाहर निकाल रहे हैं। बोले, ये क्या कर रहे थे आप? बोला, नाविक ने आके बोला, हम डूबने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, हम मर सकते हैं। मुझे लगा भगवान की योजना है कि हमें मरना है, तो थोड़ी भगवान की सहायता कर लेते हैं। राधे श्याम। फिर
फिर जब नाविक भागता भागता आया, उसने बोला नाव में पानी नहीं भर रहा, हम नहीं डूबेंगे, हम बच गए हैं। मुझे लगा शायद मैं भगवान की योजना समझ नहीं पाया, या हो सकता है भगवान ने अपना प्लान बदल दिया। तो फिर मैंने अंदर से पानी बाहर निकालना शुरू किया, राधे श्याम। तो द इंपॉर्टेंट थिंग इज, भय जब होता है, ये भय हमें सही निर्णय नहीं लेने देता। और भय कब नहीं होता? जब हमें विश्वास है भगवान के ऊपर। हम जानते हैं इस प्रसंग को बहुत अच्छे से कि जब उत्तरा माता पे अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा, और वो जो बाण था अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र, वो उत्तरा माता के गर्भ को जला रहा था। उत्तरा माता भागती हुई आई, और भागते भागते वो देख रहे हैं कि पांचों पांडव खड़े हुए हैं, किसी के पास नहीं गई। युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, किसी के पास नहीं गई। श्री कृष्ण के पास भाग कर गई, क्योंकि उत्तरा माता जानती थी कि जब इनको भी कोई भय होता है, ये भी इन्हीं के पास जाते हैं। तो मुझे भय है, मुझे किनके पास जाना है? मुझे भी कृष्ण के पास जाना है। अब देखिए, उत्तरा माता जब भय के समय कृष्ण के पास गई, उस समय परीक्षित महाराज गर्भ में थे। और जब परीक्षित महाराज को यह श्राप मिला कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है, तो वो किसके पास भाग कर गए? कृष्ण कथा के पास। क्योंकि परीक्षित महाराज की ट्रेनिंग गर्भ से ही हो गई थी कि कभी भी कष्ट है तो कहां भागना है? कृष्ण के पास। सो F स्टैंड फॉर फेथ इन गॉड। नेक्स्ट है E। E का मतलब है एफर्ट टू थिंक रैशनली। कई बार कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं, कुछ डिसीजंस ऐसे लेने पड़ते हैं, हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, हफड़ा धफड़ी में, जल्दबाजी में हम गलत निर्णय ले लेते हैं। ध्यान से सोचिए, तसल्ली से सोचिए, क्योंकि अगर हम बहुत खुश हैं, उस परिस्थिति में जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो गलत हो जाते हैं। और कभी हम बहुत दुखी हैं, उस परिस्थिति में जो हम डिसीजन लेते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। इसलिए थिंक वाइसली, चूज वाइसली, बुद्धि का प्रयोग करना। इसको किनारे पे नहीं रखना बुद्धि को डिसीजन लेते समय, ठीक है। तो F का मतलब क्या था? फेथ इन गॉड। E का मतलब एफर्ट टू थिंक रैशनली। A का मतलब है एडेप्टिव टू द सिचुएशन। कई बार ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें हम बहुत नर्वस हो जाते हैं, लेकिन हमें उसमें थोड़ा एडजस्ट करना आना चाहिए। क्योंकि एक सिंपल सी बात है कि लाइफ में सब कुछ वो नहीं होने वाला जो हमने सोचा है। ऐसा हो सकता है कि जो हमने सोचा है वही हो, नहीं होगा। इसलिए एडजस्ट करना, सिचुएशन के साथ हमें आना चाहिए। और चौथा है R। R का मतलब है रिफ्रेमिंग द सिचुएशन। रिफ्रेमिंग द सिचुएशन का मतलब, अगर आप ध्यान से सोचेंगे ना, तो आपको यह महसूस होगा कि जिस परिस्थिति को मैं विपरीत समझ रहा था, प्रॉब्लमेटिक सोच रहा था, एक्चुअली मेरे लिए ये फेवरेबल है। जिससे मैं चैलेंज समझ रहा था, वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये प्रूफ करने के लिए कि मैं सही हूं। तो इस फियर को काटा जा सकता है फियर के माध्यम से, और कोई तरीका नहीं है। तो हमने आपको 3 चीजें बताएं अभी। पहले बताया कि रिजेक्ट नहीं करना, क्या करना है? रिप्लेस करना है। सेकंड, डिसीजन मेकिंग में हमने आपको बताया कि कंफ्यूज हो तो सही शेल्टर लेनी है, एसोसिएट सही व्यक्ति से करना है। और तीसरा, फियर के माध्यम से मैंने आपको बताया FEAR, फेथ इन गॉड, आगे एफर्ट टू थिंक रैशनली, adaptive to the situation, reframing the situation। yes, अगर हम इस पे विचार करेंगे ना, तो हमें लगेगा कि ये जिस परिस्थिति में मैंने उस दिन डिसीजन लिया था, उस परिस्थिति के हिसाब से यही डिसीजन था। और चॉइस मेकिंग के लिए सबसे बड़ी बाधा पता क्या है? हमारा माइंड, मंकी माइंड। आपको पता माइंड को कैसे डिफाइन किया गया है? माइंड को डिफाइन किया गया एक बंदर के साथ। कभी आपने कोई बंदर देखा है जो आराम से चुपचाप बैठा हो? ऐसे एक दूसरे की तरफ मत देखिए, कह रहे एक देखा साथ में बैठा। तो मैं जब टेडेक्स में लेक्चर देने गया था, तो उसमें कॉलेज है ना, तो कॉलेज कल्चर ऐसे ही होता है। तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बहुत सारे कपल्स बैठे हुए थे एक साथ।
तो मैं स्टेज पे लेक्चर दे रहा हूं और मैंने पूछा कि कभी आपने कोई बंदर आराम से बैठा देखा है? एक ही साथ कई लड़के लड़की की तरफ मुड़े, देखा है? पर देखो शास्त्र क्या बता रहे हैं, माइंड एक ऐसा बंदर है जो कि बंदर तो अपने आप में शरारती होता है, लेकिन ऐसा बंदर जिसे शराब पिला दी गई हो, अब वो कैसा होगा? और शरारती हो जाएगा। और ना केवल शराब पिलाई गई है, उस बंदर को शराब पिलाई गई है और साथ ही उसे बिच्छू ने काट लिया है। अब और ज्यादा नॉटी हो जाएगा। और बंदर भी है, शराब भी पिलाई गई है, बिच्छू ने भी काट लिया है, साथ में उसके अंदर भूत भी घुस गया है। अब ऐसा है हमारा मन, जो पता है कभी भी हमें प्रेजेंट में नहीं रहने देता। यहां पर आने से पहले आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे प्रोग्राम को एंजॉय करना है, मुझे प्रोग्राम को एंजॉय करना है, मुझे सुनना है, आर्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग पे सेशन सुनना है मुझे। अब ये प्लानिंग कर रहे होंगे। अब जब आप यहां आ गए हो, अब मन आगे की प्लानिंग कर रहा है कि घर जाके ये करना है, कल ऑफिस ये लेके जाना है, बच्चों के लिए खाने में ये पकाना है, आलू तो पड़े हैं, गोभी हो तो आलू गोभी बना लेंगे। ये विचार चल रहा है, क्योंकि माइंड का नेचर कैसा है, माइंड आपको कभी प्रेजेंट में रहने नहीं देगा। माइंड या तो जाता है फ्यूचर में, डे ड्रीमिंग, एक महल हो सपनों का, मन वहां भागता है। या फिर मन जाता है पास्ट में। मान लो पास्ट में आपने कोई गलती की है, एक बच्चा स्कूल में गया एग्जाम देने के लिए, उसने एग्जाम बहुत अच्छे से दिया, अपने दोस्त के साथ जब आंसर शीट टैली कर रहा था, आंसर्स टैली कर रहा था, उसके दोस्त ने पूछा कि 9th आंसर का क्या किया? बोला क्वेश्चन तो 80 आए थे। बोला क्वेश्चन पेपर पलटा के देख, 9th अगले पेज पर था। और ये जो 9 था, ये उसको सबसे अच्छा आता था। कई बार ना मन ऐसा कहता है, यार ये तो छूट गया, तो मेरे को सबसे अच्छा आता था। अगर पढ़ ले तो सेम विचार होगा कि ये भी नहीं आता था। लेकिन माइंड ना जस्टिफाई नहीं करने देता सही से, स्लाइड जस्टिफिकेशन को उड़ा देता है। तो अब ये व्यक्ति क्या करेगा, उस क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में सोचता रहेगा, अरे यार मेरे से गलती हो गई, मैंने कैसे छोड़ दिया, मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं, मैं हमेशा ही गलती करता हूं, मैं नॉनसेंस हूं, मैं बेकार हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं यूजलेस हूं, है ना। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाता है, मैं किसी काम का नहीं। ऐसा करने से देखो इफेक्ट क्या पड़ता है, उसके आगे आने वाले एग्जाम्स खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहां घूम रहा था, पास्ट में। तो मन या तो फ्यूचर में घूमता है या फिर पास्ट में घूमता है, लेकिन प्रेजेंट में कभी नहीं रहने देता, कभी नहीं रहने देगा। और प्रेजेंट शब्द भी कितना अच्छा है, प्रेजेंट, तोहफा, गिफ्ट। जो हमारा वर्तमान है, जो अभी आप कर रहे हैं, अगर आप यही करें और कुछ ना करें अभी मन से, तो आपकी पूरी लाइफ इंप्रूव हो जाएगी। आपकी लाइफ के सारे डिसीजंस, सारी चॉइसेस इंप्रूव हो जाएंगी। मन आपको प्रेजेंटली कभी ना सुनने देगा, ना कभी कुछ करने देगा, ना प्रेजेंटली एंजॉय करेगा। या तो मन ये बोलेगा कि ये कर लेगा तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, या मन ये कहेगा ये कर लेता तो बड़ा अच्छा हो जाता। लेकिन जो कर रहे हो, सुन रहे हो, सुनने नहीं देगा कभी भी। दिस इज द नेचर ऑफ माइंड। एक बच्चे की तरह, जैसे एक बच्चे को बार बार बिठाओ, वो उठकर भागता है, फिर बिठाओ, फिर कहीं और भागेगा, फिर सॉकेट में उंगली देगा, सीढ़ी से नीचे कूदने की कोशिश करेगा। बच्चे का स्वभाव है ऐसा, शरारती, स्टबन, ढीठ, जिद्दी, चंचल। और यही स्वभाव है हमारे मन का, जो कि हमें कभी सही डिसीजन लेने नहीं देता। इसलिए मैंने कुछ टिप्स आपको बताई कि रिजेक्ट नहीं करना, रिप्लेस करना है। पॉजिटिव और रूटीन थॉट्स से रिप्लेस करना है किसको, नेगेटिव और वेस्टफुल थॉट्स को। रिप्लेस कीजिए, कैंसिल मत कीजिए, रिप्लेस कीजिए। लाइफ वुड बी बेटर, रिप्लेस इट। सेकंड, कभी भी कोई ऐसा समय आए जब सही निर्णय नहीं ले पा रहे आप, एक ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो आपसे अधिक बुद्धिमान है, जो आपसे स्नेह रखता है, जो आपको सही एडवाइस देगा, वो आपको सही से गाइड करेगा। सेकंड। थर्ड, मैंने आपको बताया इसमें फियर, FEAR। जब हमारे अंदर भगवान के प्रति फेथ है, हम सिचुएशन के साथ एडेप्टिव होते हैं और ये समझते हैं कि ये सिचुएशन मेरे लिए बेटर थी, मैं समझ नहीं पा रहा, तो सही डिसीजन लेना हमारे लिए आसान हो जाता है। और चौथा मैंने आपको बताया, नॉटी माइंड, चंचल मन।
जो कि हमें कभी भी सही डिसीजन नहीं लेने देगा। मन का काम पता है क्या है? एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, ये मन का काम है। सेम चीज को एक्सेप्ट करेगा। जब आप माला करने लगोगे ना, मन कहेगा पागल है तू, दिमाग खराब है तेरा, तू माला कर रहा है, अभी पढ़ ले, भविष्य सुधर जाएगा, आराम से माला कर लेगा, फिर तू माला छोड़ पढ़, माला छोड़ पढ़, माला छोड़ पढ़। ये माला रखता है, किताब खोल लेता है। जैसे ही किताब खोलता है उसको श्लोक याद आने शुरू हो जाते हैं। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष खाइयो। मनुष्य जन्म मिला और राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, जानबूझकर जहर खा रहा है। किताब रख, माला उठा। तो क्या करे भाई, मन ने तो ढक्कन बना दिया, पागल बना के रखा है मन ने। इसके लिए एक बहुत सुंदर एक्सरसाइज है जो कि एक स्टोरी से सुनाऊंगा आपको। एक बार एक व्यक्ति एक लकड़हारा लकड़ियां काटता था और बहुत हार्ड वर्किंग था। ये बिल्कुल भी आलसी नहीं था। दिन में 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे लकड़ी काटा करता था। उसके घर से सिर्फ एक ही साउंड सुनने के लिए मिलती थी, ठक 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 ठक। दिन रात यही काम करता रहता था। ओके, एक दिन इसकी कंपनी का जो ऑनर था, जो मालिक था, वो एक और व्यक्ति को हायर कर लेता है। तो मतलब अब लकड़ी काटने वाले कंपनी में 2 हो गए। और हैरानगी की बात यह है कि जो नया व्यक्ति आया था उसकी सैलरी बढ़ा दी जाती है, उसको प्रमोशन दे देते हैं। अब आप सब इस बात को जानते हैं कि पुराने के सामने अगर नई की सैलरी बढ़ा दे तो कितना दुख लगता है। हमारे दुख का कारण ये नहीं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे दुख का कारण ये है कि दूसरे के पास हमसे ज्यादा है। एक व्यक्ति ने तपस्या की भगवान की, भगवान सामने प्रकट हो गए। कहते हैं मांगो वत्स, क्या चाहिए? ये तो पहले से ही भरा बैठा था लिस्ट लेकर कि मुझे फटना है, मुझे मांगना है। जैसे ही मांगने लगा भगवान ने बोला रुको 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 रुको, एक शर्त है। भगवान शर्त क्या? बोले जितना तुम्हें दूंगा तुम्हारे पड़ोसी को उससे दुगना दूंगा। हाँ बोलो यार, कह रहे मेहनत मैंने की, मजे कौन लेगा? पड़ोसी। कह रहा भगवान बचपन से ना इच्छा थी एक ना स्पोर्ट्स कार। तो भगवान कहते हैं तथास्तु, इसको एक स्पोर्ट्स कार मिल जाती है, पड़ोसी को कितनी मिलती है? 2। कहता है भगवान स्पोर्ट्स कार तो मिल गई, एक सुंदर सा बंगला मिल जाए बस रहने के लिए, मजा आ जाएगा। इसको एक बंगला मिलता है, पड़ोसी को कितने मिलते हैं? कहते हैं भगवान गाड़ी हो गई, बंगला हो गया, बस अब काम करने का कोई इंडस्ट्री वगैरह मिल जाए तो मजा आ जाएगा। भगवान को एक इंडस्ट्री दे देते हैं, पड़ोसी को कितनी मिलती है? ये कहता है यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बड़ा विचार करता है, बहुत विचार करता है। विचार करने का भगवान को कहता है भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो, इससे पड़ोसी की कितनी फूटेंगी? नहीं देखा जाता दूसरे का सुख, दिल पे छुरियां चलाइयां, ये गाना उसी के लिए है। सच में दिल पे छुरियां चलती हैं जब किसी को प्रगति करता देखते हैं। अब ये व्यक्ति जो कि पुराना था और देख रहा है नया जो लकड़ी काटने वाला आया, इसकी सैलरी ज्यादा हो गई, इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये मालिक के पास गया, शिकायत लेके, कंप्लेन लेके, ये क्या किया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, इतना पुराना हूं। मालिक कहता है भैया ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, वो ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है तो उसको मैं प्रमोट तो करूंगा ही ना। बोला मैं भी इतनी मेहनत करता हूं, ये ज्यादा प्रोडक्शन कैसे दे रहा है? ये और मेहनत करता है, 10 घंटे की जगह 12 घंटे लकड़ी काटता है। लेकिन अभी भी प्रोडक्शन कौन ज्यादा दे रहा था? सेकंड वाला। तो मालिक के पास ना बड़ा दुखी होकर जाता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, मैं इतनी मेहनत करता हूं पर समझ नहीं आ रहा है गलती कहां हो रही है। मालिक कहता है उसी से जाके क्यों नहीं पूछ लेते? तो उस व्यक्ति के पास जाता है विनम्रता के साथ और कहता है भाई एक बात बता, मैं तेरे से ज्यादा मेहनत करता हूं, तेरे से ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूं, तेरे से ज्यादा शक्ति लगाता हूं, तू लकड़ी ज्यादा कैसे काट लेता है? ये दूसरे वाला कहता है कि मैंने आपको लकड़ी काटते हुए देखा है, आप दिन रात लकड़ी काटते रहते हो, काटते रहते हो, काटते रहते हो, काटते रहते हो, बिना रुके मेहनत करते रहते हो। बोला मैं ऐसे नहीं करता। बोला मैं 50 मिनट लकड़ी काटता हूं, 10 मिनट कुल्हाड़ी पर धार लगाता हूं, फिर 50 मिनट लकड़ी काटता हूं, 10 मिनट कुल्हाड़ी पर धार लगाता हूं। हम सब अपनी लाइफ में ये एक ही सिमिलर मिस्टेक
कर रहे हैं। हम भाग दौड़ में इतना बिजी हो गए हैं कि हमने मन की तलवार को धार लगानी बंद की हुई है, इसलिए निर्णय कभी भी सही नहीं ले पाते हम। इसलिए ऐसा नहीं कह रहे आपको कि सारा काम धाम छोड़ दो, ये नहीं कह रहे कि सब कुछ छोड़ दो। हम आपको कह रहे हैं कि काम करो, लेकिन साथ में थोड़ा टाइम निकालो कृष्ण नाम के लिए, थोड़ा टाइम निकालो भगवत गीता पढ़ने के लिए। इससे आपका माइंड शार्प होगा, और जब आपका माइंड शार्प होगा, सही डिसीजन लेना आसान हो जाएगा। सो डिसीजन मेकिंग अपने आप में एक बहुत सुंदर आर्ट है, और ये आर्ट हम तब कर पाएंगे जब इन टिप्स को हम याद रखेंगे। तो पहला टिप मैंने आपसे क्या शेयर किया था? क्या नहीं करना, क्या करना है? रिजेक्ट नहीं करना, क्या करना है? वेरी गुड। रिजेक्ट नहीं, रिप्लेस। लाउडली बोलिए, रिजेक्ट नहीं, लाउडली पूरा बोलिए, पूरा बोलिए, रिजेक्ट नहीं, रिप्लेस। लाउडली, ऊपर भी। यस, पहली टिप है रिजेक्ट नहीं करना, रिप्लेस करना है। दूसरी टिप मैंने बताई थी आपको, यस, कभी भी कंफ्यूज हो तो सही व्यक्ति की शेल्टर लेनी है। कंफ्यूजन में सही व्यक्ति की शेल्टर लेनी है। रिपीट कीजिए, यस, कंफ्यूजन में सही व्यक्ति की शेल्टर लेनी है। सेकंड, थर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया, फियर, भय। ये भय का कारण है भगवान में विश्वास ना होना। भय का कारण है, यस, तो FEAR, उस एक्रोनिम को याद रखेगा। फेथ इन गॉड, आगे एफर्ट, ओके, A फॉर एडेप्टिव टू द सिचुएशन, R फॉर, यस, ये याद रखना है, फियर। और चौथा टिप मैंने आपको बताया गुड डिसीजन मेकिंग का, कि अच्छे डिसीजन के लिए माइंड को शार्प रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड शार्प नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं करने देगा। आपकी सारी प्लानिंग, आपकी सारी योजनाएं धरी रह जाएंगी। देखा है कभी न्यू ईयर आता है, जैसे अभी तो बीता न्यू ईयर, नए साल पे लोग वॉच लेते हैं, लिस्ट बनाते हैं, मैं ये करूंगा, मैं 6:30 बजे उठूंगा, नहीं 6:30 नहीं, मैं 6 बजे उठूंगा, नहीं 6 बजे नहीं, मैंने एक जगह सुना था कि हमें सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए, मैं 5 बजे उठूंगा। एक दिन 5 बजे उठता है, दूसरे दिन 5 बजे उठता है, तीसरे दिन उठता ही नहीं। अच्छा, रीजन क्या है? स्ट्रेंथ नहीं मिल रही ना उससे। श्री प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने आके बोला कि प्रभुपाद, स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट, आध्यात्मिक जीवन मुश्किल है। प्रभुपाद जी ने क्या आंसर दिया कि यस, स्पिरिचुअल लाइफ इज डिफिकल्ट बट मटेरियल लाइफ इज इम्पॉसिबल। आध्यात्मिक जीवन मुश्किल है, लेकिन भौतिक जीवन असंभव है। तो मुश्किल को ऑप्ट करना बेटर है। इसलिए सही डिसीजन लेने के लिए इन पॉइंट्स को रिमेंबर रखना जरूरी है। पूरी हमारी लाइफ डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है, हमारी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करती है। हम क्या चॉइस ले रहे हैं, कौन सी चॉइस ले रहे हैं हम। यस, एक लास्ट स्टोरी चॉइस पे बताकर फिर मैं वाइंड अप करूंगा अपने सेशन को। एक बार 2 बिजनेसमैन थे एक एरिया में। जो पहले वाला बिजनेसमैन था और जो दूसरे वाला बिजनेसमैन था, दोनों डबल रोटी बनाते थे, ब्रेड बनाते थे। पहले वाला जो ब्रेड बनाता था बहुत ईमानदारी के साथ, एकदम साफ सुथरी, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखता था हर जगह। और अगर किसी ब्रेड पर फंगस लग जाए उसे फेंक देता था। और ये जो पहले वाला था ना, जो ईमानदारी से काम कर रहा था, ये महीने में 1 लाख रुपए कमाता था। दूसरा जो बिजनेसमैन था, ये भी डबल रोटी का, ब्रेड का काम ही करता था, लेकिन इसके पास अगर कोई ब्रेड फंगस वाली भी होती थी, उसको ब्रश से सफाई करता था, पैक करता था और बेच देता था। और ये महीने में 5 लाख रुपए कमाता था। अब ऐसी सिचुएशन, ऐसी चॉइसेस हमारे पास भी आती है। कई बार हम देखते हैं कि गलत करने वाला ज्यादा कमा रहा है,
ज्यादा प्रगति कर रहा है, और हम ईमानदारी से लगे हुए हैं, हम पीछे हैं। तो मन क्या कहता है फिर कि ईमानदारी से काम करके कुछ नहीं होगा, तू भी बेईमानी से कर। क्योंकि जो सेकंड नंबर वाला था ना बिजनेसमैन, ये बेईमानी से काम कर रहा था, फंगस वाली ब्रेड बेच रहा था, तो इसके कस्टमर को स्टमक इन्फेक्शन होने लगे। और जब स्टमक इन्फेक्शन होने लगे तो पुलिस ने आके चेक किया और उन्होंने क्या देखा कि ये फंगस वाली ब्रेड सफाई करके जूते वाले ब्रश से पैक करके बेच रहा है। उन्होंने उसकी दुकान पर सील लगा दी, बंद कर दी दुकान। तो इसने 3-4 महीने तो 5-5 लाख रुपए कमाए, बाद में इसकी दुकान बंद हो गई। लेकिन जो 1 लाख वाला था, ईमानदारी से काम कर रहा था, इसकी दुकान प्रगति करती जा रही थी, प्रगति करती जा रही थी, प्रगति करती जा रही थी। हमारे पास भी ये चॉइस आती है, हम भी देखते हैं हमारे आसपास गलत करने वाले तो खिल रहे हैं और हम दुखी हो रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। कहते हैं भाई अच्छा बन के क्या ले लिया जीवन में, बस नहीं बनना हमें राम, हम तो बनेंगे रावण। प्रभुपाद जी तभी कहते थे आजकल कलयुग में सब मिनी हिरण्यकश्यपु, मिनी रावण है। आप लोग खुश मत होइए, मिनी शूर्पणखा, मिनी पूतना भी है। आप लोग मुस्कुरा रहे हैं, खाली हिरण्यकश्यपु ही है। तो यही असुर इकट्ठे जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग गलत को चूज करना चाहते हैं। आप सही कार्य कीजिए। श्रील प्रभुपाद जी ने जब इस संस्था की नींव रखी थी, प्रभुपाद जी ने सही डिसीजन लिया। प्रभुपाद संस्था का नाम रख सकते थे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। कृष्ण को कहां कोई जानता था, गॉड कॉन्शियसनेस रख लेते। प्रभुपाद जी ने तब भी क्या नाम रखा, कृष्णा कॉन्शियसनेस। उस समय पाश्चात्य देशों में लोग खुलकर 4 नियम तोड़ते थे, प्रभुपाद जी ने तब भी 4 नियम दिए। प्रभुपाद जी के पास हमेशा चॉइस थी, लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी भी रॉन्ग चॉइस चूज नहीं की। और ये स्ट्रेंथ तब मिलती है जब हमारी बुद्धि शार्प होती है। क्योंकि भगवत गीता में बता रहे हैं ज्ञान जो है अग्नि की तरह है और ये अज्ञानता को निगल जाता है, खा जाता है। सही डिसीजन ना लेने की प्रॉब्लम है लैक ऑफ नॉलेज। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। हम ये सेशन भी आपके साथ क्यों ले रहे हैं, ताकि आपको नॉलेज हो, कुछ आइडियाज, कुछ एग्जाम्पल, कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स आप अपने साथ ले जा सके। हो सकता है पूरा सेशन नहीं, लेकिन 3-4 पॉइंट, ये 3-4 पॉइंट भी सही डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेंगे। सो एंड करते हुए मैं आप में से पूछना चाहूंगा, सबसे पहले आई टेक फ्यू क्वेश्चंस, लेकिन पहले मैं पूछना चाहूंगा कि आप में से किस किस को मिनिमम 2 पॉइंट याद है आज के सेशन से, हाथ खड़ा